गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम लोग रेजिस्टेंस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल है, छोटा छोटा है। इसके पहले एक मैंने लिख दिया डिफाइन 1 ओम। तो जैसे कि इस तरह का तो डिफाइन जैसे 1 ओम 1 एम्पियर है ना, तो 1 वोल्ट, ये सब आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोज में बता भी दिया था। सिंपल सी बात है, 1 ओम, ओम से हमने क्या पता किया कि रेजिस्टेंस है। सब यूनिट से हमको पता चल जाता है कि कौन सा वो क्वांटिटी है। तो ओम है, ओम से हमने पता किया क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको इसका मतलब आपको डिफाइन 1 ओम करना है तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड रहना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो क्या, वोल्टेज बाई करंट R इज इक्वल टू V बाई I, शॉर्ट में ओम्स लॉ, यही तो ओम्स लॉ है। ओम्स साहब ने यही तो प्रूव किया था। R इज इक्वल टू, फुल फॉर्म लिखा मैं, रेजिस्टेंस इक्वल वोल्टेज बाई करंट। तो बताइए ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, तो हो जाएगा 1 ओम। ये भी SI यूनिट, ये भी SI यूनिट, तो रिजल्टेंट भी SI यूनिट। तो 1 ओम डिफाइन करने कहा, तो बस जब भी 1 ओम कहे, 1 वाट कहे, 1 एम्पियर कहे, है ना, 1 कूलम कहे, तो सब कुछ 1 रहेगा, तो अपने आप वो आ जाएगा रिजल्टेंट 1। जैसे कि 1 ओम यहाँ पर था, तो ओम से हमने पता किया रेजिस्टेंस, लगा दिए फॉर्मूला V बाई I। तो ये वाला भी 1 वोल्ट है, ये वाला 1 एम्पियर, तो हो जाएगा 1। तो वही लिखा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट सप्लाई फ्लोइंग 1 एम्पियर करंट कॉल्ड 1 ओम, ठीक है। अब देखिए एक और दूसरा क्वेश्चन दिया, इफ अ सेल ऑफ 3 वोल्ट कनेक्टेड अ सर्किट, कितना वोल्टेज है 3 वोल्ट और करंट कितना है 0.5, तो रेजिस्टेंस बताना। लगाइए फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V बाई, है ना, मेरा वोल्टेज है 3 और करंट है 0.5, तो रेजिस्टेंस बताना। लगा दिए V बाई I, V के जगह कितना है 3 वोल्ट, अब I के जगह 0.5, मैंने पॉइंट हटा दिया था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 पर 1 0 हो गया, तो बचा 3 × 10। अब भाई 0 का तो भाई लिखना कोई जरूरी नहीं है, पॉइंट हटा दिए तो 5, ठीक है। अब बताइए ये भी SI, ये भी SI, तो रिजल्टेंट भी, तो इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है, तो 5 से कटेगा 2 टाइम्स यानी 6 ओम आ गया ये रेजिस। ये तो सिंपल है, न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं है। उसी तरह का न्यूमेरिकल अगला डाले हैं, है ना, V का वैल्यू रखे, I का वैल्यू रखे, पॉइंट हटा दिए, कट के जो है रेजिस्टेंस था तो ओम आया। अब देखिए भेन पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है कितना 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के सीधे शब्द में लिख देंगे, वोल्टेज लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अभी, पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज। वोल्टेज है कितना 3 वोल्ट्स, वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट है। मेंटेन अक्रॉस अ वायर, करंट है आपका 2.5 मिली एम्पियर। अब देखिए समस्या हो गई, ये वाला SI यूनिट है वोल्ट और ये वाला SI यूनिट नहीं है, तो पहले इसको SI में कन्वर्ट करो, यानी मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में। तो देखो मैंने 9th क्लास में ये सब मैंने बताया था आप लोगों को, या अगर जो 10th क्लास के बच्चे नहीं जानते हैं तो इसका प्रीफिक्स सफिक्स बताए थे। 9th क्लास के मेजरमेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। मिली का मतलब होता है बउआ 10⁻³ मिली मीन्स 10⁻³ तो बताइए मिली एम्पियर न है, तो 10⁻³ हो जाएगा। 10 एम्पियर है तो एम्पियर लिख दीजिए। जैसे आप पढ़े ना किलोग्राम, तो किलो मीन्स क्या पढ़े थे 1000, किलो मीन्स क्या होता है, किलो मीन्स 1000 ना लिख के लिख दिए 10⁻³ लिख दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको किलो को लिख दिए 1000 यानी अगर 1000 को लिखोगे पावर में तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ग्राम था तो ग्राम लिख दिए थे। तो उसी तरह मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो मिली है, ये मैंने मिली हो गया यहाँ पे 10⁻³ एम्पियर लिख दिए, ठीक है। तो चलिए आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस। लगाइए V बाई I, इसको मैं लिख देता हूँ हाँ 2.5, अब मिली एम्पियर को बदले एम्पियर में, तो 10⁻³ से डिवाइड हो गया। गौर करोगे मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 10⁻³ हो गया जी, 10⁻³ आपका -3 हो गया, ओके। तो देखिएगा पहले हम इसको एम्पियर में चेंज कर देते हैं।
पहले हम इसे एम्पियर में चेंज कर दें, तो एम्पियर में चेंज करने के लिए कितना से 10⁻³ से एम्पियर हो गया। और साइन कुछ नहीं तो इनटू, ध्यान दीजिएगा फिर से 2.5 था, 2.5 मैंने लिख दिया, साइन कुछ नहीं, यहाँ पर मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर, साइन कुछ नहीं तो यहाँ पे इनटू। पॉइंट हटाना है तो यहीं पर हटा दीजिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये 10 आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है एक डिजिट, तो 1 पर 10। अब ऊपर में माइनस पावर, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में पावर माइनस है, नीचे आएगा तो बोलते नहीं, ऊपर में माइनस पावर, नीचे आएगा तो पावर यहाँ पे -3 होगा, हाँ। जब ऊपर से नीचे उल्टा काम कर रहे हो तो ये भी उल्टा करेगा, ये ऊपर है ला रहे हो कहाँ नीचे, आप उल्टा कर रहे हो तो ये भी उल्टा करेगा, यानी माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। साइन कुछ नहीं तो इनटू, तो 25/10 ये पर 30 हो जाएगा, तो 25/4 क्लियर। ये हो गया क्या एम्पियर, तो करंट अब एम्पियर में चेंज हो गया, ठीक है। करंट कैसे में चेंज कर दिए एम्पियर में, तो VI लगाइए, V की जगह कितना है 3/25 अब आई 3 वोल्ट, 25/10 3 वोल्ट और 25/एम्पियर। तो चलिए अब यहाँ पर मेन डिवाइड वोल्ट के बाद ना है, वोल्टेज के बाद है डिवाइड ना, तो वोल्टेज यहाँ तक, वोल्टेज ध्यान से, यही सब छोटा छोटा बात पे ध्यान नहीं देते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। वोल्टेज के बाद है मेन डिवाइड, है ना, तो वोल्टेज ये हुआ 3 वोल्ट, मेन डिवाइड ये हो गया था 3 वोल्ट के बाद, और डिवाइड को इंटू बदले तो 1000 चला गया ऊपर 10,000 और नीचे आ जाएगा 25 एम्पियर। तो ये अगर काटिएगा तो कट जाएगा 4 और 00 यानी 1200 वोल्ट। ये होगी आपका आंसर 1200 वोल्ट। क्लियर, बहुत आसान है, केवल यहाँ पर थोड़ा सा समस्या था, दिमाग में सेट कर लो। सारा का सारा डेटा SI तो SI होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस दे था 3 वोल्ट, करंट दे था 2.5 मिलीएम्पियर, मिलीएम्पियर को एम्पियर में बदले तो 10⁻³ होता है, कर दिए, पॉइंट हटा दिए तो 1 0, माइनस पूरी पावर है, नीचे आएगा तो प्लस, तो कहेगा प्लस नहीं लिखे हैं सर, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या चाहिए साइन है, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर कुछ नहीं तो, अगर शुरू में कुछ नहीं साइन तो, और अगर बीच में किसी का साइन नहीं तो इनटू का, अगर बीच में किसी का साइन नहीं तो इनटू का, शुरू में प्लस का, तो आ गया, तो कितना हो गया, अब लगा दिए, रेजिस्टेंस निकालना VI, V का वैल्यू रख दिए, YI वोल्टेज के बाद है डिवाइड, तो ये डिवाइड को इनटू बदल दी, तो 10,000 ऊपर 25 नीचे, तो आ गया 400, यानी 400 × 3 1200 वोल्ट आपका हो गया आंसर। तो ये आपको जो है एक और न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ इसके बाद, तो ध्यान से देखिएगा, अगला न्यूमेरिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, बहुत इजी है। पहले मैं तो डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा, इतना समय नहीं लूंगा। तो देखिए क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक करंट में, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें कितना करंट सप्लाई हो रहा है 0.5 एम्पियर। अब आप सोच रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो लगभग 500 वाट 1000 वाट का होता है, इतना ज्यादा पावर का करंट इतना कैसे कम हो गया? तो आप पढ़े हैं R = V/I, कौन सा? तो बताइए, मैंने एक बात कल भी बताया था कि शायद पिछले वीडियो में बताया था कि रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, यानी जिसके पास हीट एनर्जी है उसके पास रेजिस्टेंस है। ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक आयरन में जानते हैं सब लोग हीट बहुत ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा। मैंने एक पॉइंट लिखा था, रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब रूम हीटर की ही बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिक हीटर की ही बात कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक हीटर में रूम में आपका रूम हीटर में जो आपका हीट होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा हीट तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम हीट तो कम रेजिस्टेंस। कॉपर वायर की बात करता हूँ, एल्युमिनियम वायर की बात करता हूँ, तो कॉपर वायर ज़्यादा हीटेड होती होगी या फिर एल्युमिनियम वायर? तो जाहिर सी बात है कि एल्युमिनियम वायर ज़्यादा हीटेड होता है। आप लोग प्रैक्टिकली घर पे भी देखे होंगे
अल्युमिनियम वायर ज्यादा हीटेड होता है, यानी अल्युमिनियम वायर का ज्यादा रेजिस्टेंस, कॉपर वायर कम हीटेड होता है, यानी कॉपर वायर का कम रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हीटेड हुआ तो ज्यादा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट ऊपरे वाला से दोस्ती चल रहा है, पिछला वीडियो में मैंने बताया था, और नीचे वाला से क्या चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा था, ये बहुत कम, इसलिए करंट बहुत कम हुआ। आगे अगर कोई सवाल करे कि ठीक है इलेक्ट्रिक करंट में इतना कम करंट है, अरे क्वेश्चन भी बनाया जाता है एक तरीका से ना कि जो मन जो डाल दिए। अब हम बल्ब की बात करिए कि जो हम जो जनरल फैन यूज करते हैं घर में उसकी बात करेंगे तो कहेंगे 100 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है। फैन जो होता है मैक्सिमम 5 से 6 एम्पियर का, 5 एम्पियर का या 6 एम्पियर का फैन होता है, तो क्या कह देंगे फैन में 100 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है। अरे क्वेश्चन भी बनाओगे तो ढंग से ना बनाओगे कि जो मन करे जो दे दोगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया है वो ढंग का ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिख देते हैं कि 400 एम्पियर ऑफ करंट, ऐसे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, ही नहीं कि जो मन करे आप जो लिख दोगे, ठीक है। तो हीट, इलेक्ट्रिक करंट के पास हीट बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम हो जाएगा, दुश्मनी चल रहा है। कल भी मैंने बताया था, एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो करंट बहुत कम हुआ, क्लियर हो गई होगी आप लोग को। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब, चलिए पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। हर एक छोटी छोटी बातों पर केयर कीजिए, ठीक है। कंपटीशन निकालना हो तो ये सब छोटी छोटी बातों पर केयर करनी पड़ती है। तो करंट के बारे में क्या कह रहा है, करंट आई मींस करंट हो गया 0.5 एम्पियर। मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल। 9th क्लास में मैंने अक्सर कहता रहता हूँ कि सबसे पहले डेटा लिखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट है। कितना वोल्ट है 200 वोल्ट। तो देखिएगा आपका, तो क्या निकालने कह रहा है, फाइंड द रेजिस्टेंस। फाइंड द रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है वी बाई आई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू वी बाई आई, ओम्स लॉ से। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कौन ला, ओम्स लॉ। तो रखिए वैल्यू, वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 अब बाई 0.5, ठीक है। तो पॉइंट हटा देते हैं, तो एक पर कई जीरो चल जाएगा ऊपर, एक जीरो, तो आपको हो गया 200 इंटू 10/5 यानी 2 टाइम्स, यानी कितना हो गया 400 ओम, ठीक है। कितना हो गया 400 ओम हो गया, ये हो गया। अब देखिए कहता है व्हाट विल बी करंट। मैं आपको बिना सोचे समझे आंसर बता सकता हूं। इसमें करंट जो आएगा वो हो जाएगा आपको 0.5 इंटू 1.25, तो हो जाएगा ये 0.60625 एम्पियर करंट इसमें आएगा, एकदम गारंटी। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ऐसे अंदाजे कैसे बता दिए थे। अब आंसर इसमें ये आएगा 0.625 एम्पियर। सुविधा में पड़ गया कि सर आंसर कैसे डायरेक्ट बता दिए। पहले मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद शॉर्ट में मैं बताता हूँ। पहले डिटेल उसके बाद शॉर्ट, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट में 0.5 एम्पियर करंट, वोल्टेज 200, तो रेजिस्टेंस निकाल दिए, पॉइंट हटा दिए, तो 1 जीरो चल गया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द, कहाँ गए भाट करंट। अब कह रहा है भाट करंट, अब कह रहा है करंट निकालिए, है ना। अब कह रहा है क्या निकालिए, करंट। नाउ अब कह रहा है I इज इक्वल टू भाट, ठीक है। अब कह रही करंट क्या होगी, है ना। वेन कनेक्टेड टू कितना वोल्टेज 250 वोल्ट, ठीक है। अब कहा सबसे पहले तो कही थी कि रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, तो मैं रेजिस्टेंस आपको निकाल के रख दिया। उसके बाद कही भाट करंट क्या होगी, नाउ करंट इज इक्वल टू भाट वुड आयरन वेन इट इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। जब इससे कितना सप्लाई होता है 250 वोल्ट, है ना, ठीक है। तो पहले मैं इसको तो कहता क्या निकालिए करंट, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, ओम्स लॉ से। ये भी ओम्स लॉ ना जी, ओम्स लॉ। तब V का वैल्यू कितना पता है 250। अब I तो कहीं सर और नहीं पता है। अरे तो पहले ही पढ़े होंगे ना कि R इज कांस्टेंट,
आर जो है रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है। आपको क्या सीख लिया, एट द सेम टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने ओम्स लॉ में लिखाया था कल कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया था। तो नहीं, अगर टेम्परेचर वगैरह की बात नहीं की है तो समझिएगा कि आपको रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट। हालांकि आगे पढ़िएगा हायर क्लासेस में कि टेम्परेचर के चेंज होना, जैसे कि मैं आगे बता भी रहा हूँ, टेम्परेचर के चेंज हो जाने से रेजिस्टेंस में भी चेंजिंग आ जाती है। अगर टेम्परेचर शुरू में 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, अब टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब आपका चेंजिंग आ जाएगा रेजिस्टेंस में भी। लेकिन उतना अभी हम लोग 10th में है, केयर नहीं करते। मैंने आपको पहले इसलिए जानकारी दे दिया ताकि आप कभी इस तरह का क्वेश्चन देख लें तो डर ना जाए कि सर हमको ये पढ़ाए थे 10th में, हम 11th में गए तो ऐसा पढ़ रहे हैं, 12th में गए तो ऐसा पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। अभी हम लोग टेम्परेचर वगैरह की बात नहीं करेंगे। 10th क्लास तक में वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि टेम्परेचर से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मैं बता रहा था क्या, रेजिस्टेंस तो पहले पढ़े हैं आप लोग। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, इसलिए रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, दैट इज आर का वैल्यू यही ना रह जाएगा, यानी कितना ओम, 400 ओम। तो यहाँ पर आर की जगह 400 ओम रहने में। क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट करिएगा। 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से 5 टाइम्स, अब 5 से 8 टाइम्स, तो क्या बचा 5/8 एम्पियर हो जाएगा। अब डिवाइड, जैसा कि मैंने बताया था, आंसर कितना आएगा 0.625 ना। देखिए डिवाइड कर देते हैं, हो सकता है मैं गलती बता दिया हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोग को। अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यही तो ओम्स लॉ है। ओम्स साहब बताए थे कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और लास्ट में करते करते देखे थे आर इज इक्वल टू वी बाई आई लाए थे, और क्या देखे थे कि v बाई आई का वैल्यू कांस्टेंट था। मैंने प्रूव किया था पिछला वीडियो में ओम्स लॉ, उसमें मैंने क्या देखा था कि v बाई आई यानी r का वैल्यू कांस्टेंट आया था, है ना। हर एक 6 ओम जैसे आया था हर एक केसेस में। मैंने अगर ओम्स लॉ प्रूव करने का है तो यही आपको प्रूव करना कि r इज कांस्टेंट इन ईच केस, r इज कांस्टेंट इन ईच केस। मैंने आपको कल प्रूव भी किया था। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना आया 400, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कितना आएगा 400, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होने से 20 से 30 हो गया तो भी जो है रेजिस्टेंस में चेंजिंग आ जाती है। लेकिन अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चंस 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिवाइड देना, डिवाइड दीजिए, नहीं लगेगा 0 बैठाएंगे 6 टाइम्स, तो 48 2 बताएं, फिर 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, आ गया उतना ही ना। यानी मैंने आप लोगों को 100% सही बताया, 0.625 एम्पियर। अब आप कहिएगा कि सर आप आंसर डायरेक्ट उस समय कैसे बता दिए थे, तो देखिए हम कैसे बता दिए थे उस समय आंसर। ध्यान दीजिएगा, 0.5 एम्पियर करंट था तो वोल्टेज था 200, 0.5 एम्पियर करंट था तो वोल्टेज कितना था 200। अब कह रहा वोल्टेज कितना हो गया 250। ध्यान से सुनोगे, तब बहू आप कल ही ओम्स लॉ पढ़े थे ना कि आपका वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज डबल तो करंट भी डबल, वोल्टेज हाफ तो करंट भी हाफ। मैंने एक्सप्लेन भी किया था कल ओम्स लॉ जब मैं बता रहा था। तो ये 1.25 गुना हो गया, 200 250 1.25 टाइम्स हो गया। देखो इसको इंटू करो 1.25 से, 205 1000, 200 जो ना 400, फिर 200, 00052, तो क्या होगा 2 के बाद डिजिट बढ़ जाएगा 1 2, यानी 250। 1.25 गुना हुआ ना, तो ये 1.25 टाइम्स 1.25 गुना, तो ये भी 1.25 गुना। ये रेजिस्टेंस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ध्यान रखो, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये हो गया 1.25 गुना, तो ये वाला भी 1.25 गुना, यानी 0.5 को इंटू करना पड़ेगा 1.25 से। तो इंटू करिए तो हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, और फिर आपका 5 5 2 आई हो जाएगा
2 6 तक ऊपर डेसिमल बढ़ जाएगा 1 इधर 2 तो 3 1 2 3 यहाँ पर 0 देना दे दीजिए। आ गया 0.625 0.62 जरा बढ़िया से लिख देता हूँ 5 2 6 3 को बाद 1 2 3 के बाद डिजिट। तो इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं अब आंसर बताऊंगा दूसरा क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का मैं आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। ध्यान दोगे 3 एम्पियर करंट तो वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट है ना। 3 एम्पियर करंट सप्लाइड कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। अब फाइंड द करंट इफ 220 वोल्ट। अब कितना का वोल्टेज हो गया 220 यानी वोल्टेज डबल हो गया, वोल्टेज इज डबल। तो करंट भी क्या होगा डबल होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हियर वोल्टेज इज डबल देन करंट इज आल्सो डबल, then current is also double, that is current कितना हो जाएगा तब डबल यानी के एम्पियर 6 एम्पियर, डबल यानी 6 एम्पियर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर था 0.5 एम्पियर, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। उस समय वोल्टेज था 200 वोल्ट, अब हो गया वोल्ट कितना 250, सवा गुना हो गया। तो ये भी सवा गुना हो जाएगा। तो 0.5 को 1.25 से इंटू किए तो कितना है 0.625 यानी ये करंट हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या था कि 3 एम्पियर था तो वोल्टेज था 110, अब वोल्टेज हो गया डबल 220 डबल, तो ये भी हो जाएगा डबल यानी कि एम्पियर 6 एम्पियर। अब देखिए रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है 4 बातों पर डिपेंड करती है ना। लेंथ ऑफ वायर, वायर कितना बड़ा है कितना छोटा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ये हुआ, देखिए ये आपका मान लेते वायर होता है सिलेंड्रिकल, इनसे वायर जो होता है सिलेंड्रिकल, तो यही हो गया क्रॉस सेक्शन मतलब आर पार करने वाला। तो आर पार इसी से होगा जी, इस सर्कुलर पार्ट से। वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, ये दोनों पार्ट है जो सर्कुलर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो क्रॉस करेगा किससे, इसी से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर that is area of circular part of conductor। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन मतलब ये हो गया जो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला है ना। अब देखिए नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर मतलब अल्युमिनियम का वायर है लगा हुआ, कॉपर का है कि नाइक्रोम का है कि सिल्वर का है कि गोल्ड का है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो अब हम एक फॉर्मूला भी बनाएंगे इन दोनों से। ये दोनों आपको जनरली आपको 10th क्लास में इस दोनों पर क्वेश्चन नहीं आएगी, क्वेश्चंस आपको आएगी रेजिस्टेंस का इन दोनों रिलेटेड पॉइंट पर। डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। पहला क्या, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर यानी कहने का मतलब हो गया, जैसे देख लीजिए यही वायर है, ये वायर है, इतना बड़ा वायर है या इतना बड़ा वायर है या इतना बड़ा वायर है। ठीक है, तो वायर के लेंथ पर डिपेंड किया। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आपको यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए नहीं क्लियर। अच्छा, जैसे कोई आपका वायर है जो वायर जो सिलिंड्रिकल, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम का वायर है कि कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का।
टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यानी टेम्परेचर। हीट आएगा तो टेम्परेचर अपने आप आ जाएगी, हीट आएगी टेम्परेचर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। हम जो कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इसमें रेजिस्टेंस पर इन दोनों बेसिस पे, इन दोनों का जो है चर्चा भी हम 10th क्लास में नहीं करेंगे। इन दोनों बेसिस पे न्यूमेरिकल्स चर्चा करेंगे, बट न्यूमेरिकल्स इन दोनों बेसिस पे बनेगा, लेंथ पर और एरिया पर। आगे मैं एक बता रहा हूँ फॉर्मूला डिराइव करके, तो इन दोनों बेसिस पर फॉर्मूला बनाऊंगा, इस पर नहीं और इस पर नहीं, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस, कुछ हेल्प नहीं कर रहा हूं मैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब ये देखिए इतना वायर है, इतना बड़ा वायर है, इसका लेंथ और अगर इसका हाफ कर दें तो आधा लेंथ हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोस्त सीधा संबंध, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो वही मैं लिखा, हेंस मोर लेंथ देन मोर रेजिस्टेंस, लेस लेंथ तो लेस रेजिस्टेंस। जैसे मैं पूछूं ये इतना बड़ा वायर है, फिर इसका आधा है, तो किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगी? आधा वाला में कि पूरा वाला में? पूरा वाला में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ज्यादा लेंथ तो ज्यादा रेजिस्टेंस, कम लेंथ तो कम रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जैसे कि मोटा वायर है, देखते हैं जो ज्यादा हैवी अप्लायंस रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसमें मोटे मोटे वायर दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस कम हो। क्योंकि ये तो पहले ही पढ़ चुके थे, I = V/R। अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज्यादा सप्लाई होगी, और करंट ज्यादा सप्लाई होगी तो अच्छी तरह काम होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम सप्लाई होगी, ठीक है। करंट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा, तो करंट ज्यादा सप्लाई होगी तो काम अच्छी तरह होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस ऑफ वायर, ठीक है। जैसे ज्यादा रेजिस्टेंस तो कम, ज्यादा थिकनेस तो कम रेजिस्टेंस, और कम थिकनेस तो ज्यादा रेजिस्टेंस। जैसे मैं पूछूं आपके पास मैं दो वायर दे रहा हूं, एक ये वायर है, बताइए किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगी? फर्स्ट नंबर वाला में या सेकंड नंबर में? फर्स्ट नंबर वाला में कि सेकंड नंबर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? फर्स्ट नंबर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है ना, पतला वायर है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है ना। और ये मोटा वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट तो अच्छी बात रहे जी, करंट ज्यादा सप्लाई होगा तो काम अच्छी तरह होगा। तो क्लियर हो रही है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट क्या देखा आपने? करंट अगर आपका सप्लाई होगा कम तो रेजिस्टेंस होगी आपकी ज्यादा, और करंट सप्लाई अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस होगी कम, यानी ये दोनों का दुश्मनी चल रहा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ये तो क्लियर हो गई आप लोगों को कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ हो गया, बड़ा वायर रहेगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस, छोटा वायर तो कम रेजिस्टेंस। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है ना, सीधा संबंध, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बड़ा मोटा वायर रहेगा। ये देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस हुआ। जैसे किसमें ज्यादा थिकनेस है, फर्स्ट वायर में कि सेकंड वायर में? थिकनेस ज्यादा है सेकंड वायर में, तो थिकनेस ज्यादा तो आपका रेजिस्टेंस इनवर्सली ना जी, ज्यादा थिकनेस तो रेजिस्टेंस कम, आइए कम थिकनेस तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ज्यादा बड़ा एरिया रहेगा तो रेजिस्टेंस कम, कम एरिया रहेगा तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगी, ठीक है। तो कोई डाउट उम्मीद करते हैं नहीं हो रही होगी। और रेजिस्टेंस अगर कम तो करंट ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ये ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे एल्युमिनियम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है,
कॉपर वायर से। नाइक्रोम वायर, देखिए नाइक्रोम वायर जो है आपने देखा होगा, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक आयरन में क्वाइल होता है ना जी, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर क्वाइल होता है, वही क्वाइल हीटेड होता है जिसके कारण आप कपड़े को रेगुलर शेप में ला पाते हो। जो नाइक्रोम वायर होता है वही हीटेड होता है जिसके कारण जो है कपड़े को आप रेगुलर शेप दे पाते हो, जिसको कहते हैं इस्त्री करते हैं। तो नाइक्रोम वायर एक एलॉय है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो नाइक्रोम वायर हैज मोर रेजिस्टेंस देन कॉपर वायर। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कॉपर से ज्यादा होता है। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस आपका जो है टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर कम, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है ज़्यादा तो ज़्यादा, कम तो कम। जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी कि 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या जवाब दोगे आप लोग? 20 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा रेजिस्टेंस की 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या जवाब दोगे? 20 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा संबंध, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो बताइए 20 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा रेजिस्टेंस या 30 डिग्री सेल्सियस पे? कितना डिग्री सेल्सियस पे? 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका एक प्रूविंग। तो देखिए क्या पढ़ा आपने? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कहां चला आएगा? एरिया नीचे आएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया, यहां पर कैसा एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताए, क्रॉस करने वाला इसी से ना क्रॉस होगा जी। तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर क्या हुआ? एरिया ऑफ सर्कुलर। मैंने लास्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया नीचे चला आएगा, ठीक है। मतलब पतला तार रहेगा, एगो मोटा तार है, तो पतला तार में आपका रेजिस्टेंस, पतला तार यानी थिकनेस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और मोटा तार है थिकनेस कम है, थिकनेस कम है कि ज्यादा है? मोटा तार में ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। इसलिए महंगे महंगे जो है अप्लायंसेस में मोटा तार दिया जाता है। देखिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताइए तो इसको एरिया अभी बताएं, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ सर्कल है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जरा बताइए तो? पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया की जगह किसका एरिया? सर्कल का ना जी। चलो वायर दे देता हूं, यहां पर हो गया, ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट होता है, पाई हमेशा फिक्स होता है, चाहे मोटा तार हो, पतला तार हो, कोई भी तार हो, पाई का वैल्यू होता है 22/7, या जनरली लेते हैं 3.14। ये वैल्यू फिक्स होता है, तो इस पे कोई, इसको रेजिस्टेंस और पाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अरे कम ज्यादा होगा तब ना कह सकते हैं कि बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन पाई हमेशा कांस्टेंट होता है 22/7 3.14, इसलिए रेजिस्टेंस और पाई का कोई वास्ता नहीं। आप जरा देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर बताएंगे तो रेडियस, और हो गया रेडियस, रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है गौर करिएगा। रेडियस के साथ जो इसका रिलेशन है इनवर्सली है, यहाँ पर लेते कह सकते हैं दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, है ना, स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेजिस्टेंस जो है रेडियस के, ये तो कांस्टेंट है, पाई कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको से कोई मतलब नहीं रख रहा है। अगर ये कम ज्यादा होता, रेडियस आपका कम ज्यादा हो सकता है, पतला वायर है तो रेडियस कम, मोटा वायर है तो रेडियस ज्यादा। जैसे पूछूं मैं किसमें रेडियस ज्यादा होगा, बोलिएगा रेडियस किसमें ज्यादा? फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में रेडियस ज्यादा, थिकनेस ज्यादा है
तो रेडियस भी ज्यादा, इसमें थिकनेस कम तो रेडियस भी। ये छोटा सर्कल तो कम रेडियस, ये बड़ा सर्कल तो ज्यादा रेडियस। छोटा सर्कल में कम रेडियस है, बड़ा सर्कल में ज्यादा रेडियस। ठीक है, तो बताइए रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेजिस्टेंस स्क्वायर ऑफ रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर ये जरा गौर कीजिएगा, अगर ये डबल हो गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेडियस डबल हो गया तो इसका इनवर्स कैसा रिलेशन है, स्क्वायर में ना। रेडियस डबल हो गया तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 टाइम्स। देखिएगा, और ऐसा लिखा हमने, इफ रेडियस इज डबल, पाई तो फिक्स है, पाई से कोई मतलब नहीं है, पाई को हम यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, पाई सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिख दें, पाई ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो रेडियस इज डबल, देन रेजिस्टेंस हो जाएगा इज 1/4 टाइम्स। आप कहिएगा सर आप कैसे लिख दिए, जरा देखिए एक्सप्लेन करता हूं मैं इधर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/पाई और डबल हो गया यानी 2 स्क्वायर, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो गया। यानी कह सकते हैं, अच्छा रेडियस डबल तो जाहिर सी बात है, रेडियस डबल हो गया तो यहाँ पर रेडियस डबल, अच्छा रेडियस आपका डबल हो गया, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ रेडियस डबल, यानी एरिया, रेडियस अगर डबल हो गया तो आपका रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो 1/4 टाइम्स। ठीक है, नो डाउट। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब एक और देखते हैं इस तरह का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/पाई से कोई मतलब नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, फिक्स होती है। पाई का वैल्यू ऑलवेज, देखिए ना यहाँ पर शुरू में था 2r, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, डबल हो गया 2r के स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ज्यादा क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर, पहले पाई आर स्क्वायर था, अब जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई, अब आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये 2 का 2 आर स्क्वायर तो 4 आर स्क्वायर हो जाएगा पाई। ठीक है, तो ये आपका डेट इज कह सकते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, डेट इज रेजिस्टेंस इज, पहले से तो 1/पाई आर स्क्वायर है, ये था 1/पाई आर स्क्वायर पहले से था, अब 1/4 हो गया, यानी रेजिस्टेंस इज 1/4 टाइम। चलिए एक और देखते हैं, आप देखते हैं, इफ रेडियस इज ट्रिपल, रेडियस इज, अब रेडियस को 3 गुना कर देते हैं, है ना। इफ रेडियस इज ट्रिपल देन रेजिस्टेंस बिकम्स कितना हो जाएगा, जरा देख पहले लुक, एक्सप्लेन करते हैं तब लिखते हैं, एक्सप्लेन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/पाई, आर के जगह क्या लिखे, यहाँ पर ट्रिपल हो गया, तो ट्रिपल हो गया तो 3r, ट्रिपल हो गया ना जी, तो 3r, पाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो आर के जगह 3r हो गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/पाई इंटू 9r स्क्वायर, थोड़ा सा सरिया दीजिए इसको, 1/9 को हम अलग कर देते हैं, अब पाई आर स्क्वायर, पाई आर, तो पहले क्या था 1/पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो गया 1/9, यानी रेजिस्टेंस बिकम्स 1/9 टाइम्स, that is resistance becomes 1/9 टाइम्स। तो क्लियर हो गया, डाउट है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएं, रेजिस्टेंस जरा सा 1 मिनट और समय ले लेता हूं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया यहाँ पर किसका एरिया, सर्कल का ना जी, क्योंकि करंट इंटर करेगा सर्कल के एरिया से,
तो पाई आर स्क्वायर लिख दिए, है ना। यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की रेडियस के स्क्वायर का, रेडियस के स्क्वायर का, ठीक है। तो रेडियस के स्क्वायर में यानी कहने का मतलब, चलो एक्सप्लेन जरा सा करता हूँ। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई पाई स्क्वायर। अब रेडियस कर दिया मैं डबल, रेडियस क्या कर दिया, रेडियस मैंने कर दिया डबल, ठीक है। रेडियस इज डबल तो आपका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अगर रेडियस डबल तो रेजिस्टेंस, देखिए कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किए, रेडियस डबल, डबल मतलब आर की जगह 2r, अब स्क्वायर करेंगे ना जी, स्क्वायर पहले से तो यहाँ भी स्क्वायर, तो 1 आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पहले से था 1 पाई आर स्क्वायर, अब क्या हो गया 1/4, यानी रेजिस्टेंस हो गया 1/4 टाइम्स। उसी तरह एक और दिए, अब ट्रिपल कर दिए रेडियस को, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा ट्रिपल। देन एक्सप्लेन करते हैं पहले, आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई, अब आर की जगह कितना 3r हो जाएगा स्क्वायर, आर की जगह 3r स्क्वायर, तो 1 बाई पाई 3r स्क्वायर हो गया 9r स्क्वायर, यानी 1/9, सर याद है 1/9 अब पाई आर स्क्वायर। तो पहले से था 1 बाई पाई आर स्क्वायर, अब हो गया 1/9 पाई आर स्क्वायर। पहले से था 1 बाई पाई आर, अब हो गया 1/9 पाई आर स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस हो गया 1/9 टाइम्स हो गया। तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखा, R इज इक्वल टू रो, इसको पढ़ते हैं रो, इसको रो पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, ध्यान रखिएगा, L बाई ए, ट्रिक याद करने का ट्रिक, R इक्वल रो ला, रो ला, R इक्वल ट्रिक हो गया, याद हो गया वो उम्मीद करते हैं। R इक्वल ये हो गया रो, डेंसिटी का भी यही सिंबल होता है, यहाँ पर रो जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हुआ, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। R इज इक्वल टू रो ला आर। चलिए मैं इसको प्रूव करता हूँ, प्रूव दैट, ठीक है। तो ये तो जानना करते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आप लोग जानते हैं ना जी कि रेजिस्टेंस और लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। और रेजिस्टेंस इज, अब क्या कहेगा सर लेंथ पहले ले रहे हैं, तो लेंथ है एरिया, तो हमको लाना ही क्या इसमें, ध्यान दीजिएगा, प्रूव करना है जिसमें हमको लेंथ और एरिया लाना पड़ेगा, इसलिए हमने लेंथ और एरिया की चर्चा की। अगर कोई सवाल आपसे पूछ दे कि ई कैसे आप पकड़ लिए कि लेंथ से कंपेयर करना है, ई कैसे पकड़ लिए कि एरिया से कंपेयर करना है, टेम्परेचर काहे ना बुलाए जा, वायर काहे ना बुलाए, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, तो यहाँ पर देखिए ना आपको क्या लाना है, लेंथ, और दिमाग लगाइए, थोड़ा प्रेशर डालो, आगे कंपटीशन का तैयारी करोगे तो अभी से थोड़ा सा थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। लेंथ लाना है और एरिया लाना है, इसलिए लेंथ और एरिया से मैंने कंपेयर किया और ये अपने आप आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, तो कैसे लिखेंगे, जब इनवर्सली है तो कहाँ चल जाएगा ये, नीचे के ऊपर, नीचे चला जाएगा, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को एक साथ लिखते हैं। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है तो L ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, तो एरिया कहाँ, एरिया कहाँ है, नीचे, एरिया कहाँ, क्या कहेगा, 1 गायब कर दिए सर, मन करे लिखिए, मन करे ना लिखिए, 1 लिखिए अथवा ना लिखिए, उससे कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट क्या कहता, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी एरिया कहाँ चलाएगा, नीचे, इनवर्सली है ना जी, तो ये नीचे चलाएगा, और 1 काहे गायब कर दिए, तो मन करे लिखिए, ना मन करे। अब मैंने बताया था ओम्स लॉ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इक्वल आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं इक्वल आती है, और एक कांस्टेंट आती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इक्वल आती है और कांस्टेंट आती है। यहाँ पर एल पहले से है, ए पहले से है, यहाँ पर इसी कांस्टेंट का नाम है या रो, इसी कांस्टेंट का नाम क्या है, रो कैसे लिखते हैं, पी सबको लिखने आती है,
पी सबको लिखने आती है, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, हो गया रो। तो आर कांस्टेंट यहाँ रो हुआ, एल अब बाई ए हो गई प्रूफ। कितना आसान है ना प्रूफ करना। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर डायरेक्टली पोर्शन एल के, तो इसको क्वेश्चन फर्स्ट इनवर्सली पोर्शन है एरिया के, तो नीचे चल जाएगा एरिया। दोनों को एक साथ किए तो एल ऊपर और ए नीचे, डायरेक्टली पोर्शन हटाया तो इक्वल आई और एक कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट का नाम क्या है, रो। तो लिख देता हूँ वेयर रो ये है इज कांस्टेंट, है ना। रो इज क्या है, कांस्टेंट है। रो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और आपने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस 4 बातों पर निर्भर करती है। रेजिस्टेंस कितने बातों पर, 4 बातों पर निर्भर करती है। लेकिन आपका कौन कौन पे बात पे निर्भर, रेजिस्टेंस पे किया, लेंथ पे किया था, एरिया पे किया था, नेचर ऑफ वायर पे किया था और टेम्परेचर पे किया था। लेकिन ये रो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंडेड ऑन लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस कितने बातों पर डिपेंड करती है, 4 बातों पर, लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ वायर पे। लेकिन रेजिस्टिविटी आपको ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ध्यान से जरा देखिएगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी 2 बातों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी आपको कितने बातों पर डिपेंड करती है, 2 बातों पर डिपेंड करती है। कौन कौन, ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ वायर। लेकिन रेजिस्टिविटी आपको लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस इन 4 बातों पर निर्भर करती है। लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती है, ना ही लेंथ पर ना ही एरिया पर डिपेंड करती है। तो किस पे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ वायर पे, ठीक है। तो आज मैं एक लास्ट पॉइंट अब बताने जा रहा हूँ। आर इक्वल पर है आप क्या, रो एल बाई ए, नीचे कुछ नहीं तो 1 रो एल बाई ए, तीछा तीछ इंटू कर दिया, रो एल को 1 से और आर को ए से। तो रो एल इज इक्वल टू क्या हो, आर इंटू ए। तो रो का क्या हो जाएगा, आर इंटू ए, इधर एल, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू एन आएगा तो डिवाइड। ये सब तो सब लोग जानते हैं। आर इक्वल रो है, नीचे कुछ नहीं तो 1, तीछा तीछ इंटू कर दिए, तो रो का वैल्यू हो गया आर इंटू ए बाई एल। अब अकेले क्यों के संभाल ले 3 गो को, आर ए और लेंथ। तो साथ आने वाला दोस्त पहले ही बता है, अकेले रो संभाल ले है रेजिस्टेंस को, ए मींस एरिया, एल मींस लेंथ। तो इसके साथ बुलाया कौन सा आपको, एसआई साहब। कौन सा आपको, एसआई साहब। तो एसआई साहब खाली रेजिस्टेंस को संभालेंगे, एरिया को, लेंथ को, कि तीनों को, तीनों को संभालेंगे। यानी एसआई यूनिट आर में भी, एसआई यूनिट एरिया में भी, एसआई यूनिट नीचे लेंथ में भी। तो आपका रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का मीटर, और लेंथ का मीटर। ओम रेजिस्टेंस का हुआ ओम, इनटू एरिया का मीटर बाई लेंथ का मीटर। तो देखिए 2 गो मीटर है, नीचे एगो, तो एगो कट जाएगा, तो बचेगा एगो, यानी ओम मीटर। ऊपर क्या है, 2 गो मीटर है, नीचे तो एगो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओम मीटर। दैट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रख रहा हूँ। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो या अपलोडेड वीडियो जो है आपको आपका दोस्त भी यूज ले सके।